So bhai, in our last lecture, we ended our discussion at the introduction of enthalpy of neutralization, है ना? enthalpy of neutralization के इंट्रोडक्शन पे हम लोगों ने अपना डिस्कशन होल्ड किया था लास्ट लेक्चर में, और उसके पहले हम लोगों ने ये सब पढ़ लिए थे भाई। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पहले पढ़ रहे थे, और इनको यूज करके हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? We did a lot of questions using enthalpy of formations, enthalpy of combustion, and things like that. And we ended our discussion at this point, right? यहीं तक लिखा था सबने? हमने कहा था कि हमको ये समझना है, तो हम इसको यहाँ से समझना शुरू करते हैं। तो enthalpy of neutralization में हमने ये लिखा कि it is defined as the heat change which occurs when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base. तो जो हमने डिफाइन किया है, बच्चों थोड़ा इस बात को ध्यान से सुनना, जब हमने डिफाइन किया है, हमने कहीं स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड की बात नहीं कही। हमने कहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो जो हीट चेंज इन्वॉल्व होता है, डेल्टा एच जो होता है, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ही इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन आप कराओगे तो जो हीट चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। बट उसके आगे हमने एक लाइन और ऐड करी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिलीज्ड, वो आती है -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। मैंने ये कहा था कि हम ये इस लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर जो अभी लेक्चर में चल रहा है, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये इतनी ही क्यों आती है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डेल्टा एच इतना ही या इसी के आसपास क्यों आता है। तो उसके नीचे लिख लो थोड़ा सा, फिर मैं समझाता हूं। ड्यूरिंग द रिएक्शन NaOH aqueous plus HCl aqueous giving you NaCl aqueous plus H2O liquid, the net reaction that occurs is only the combination of H plus ion and OH minus ion. What this means is कि आपने अगर NaOH aqueous लिया है, this basically means you have Na plus aqueous plus OH minus aqueous. ये already dissociated form में ही रहेगा। NaOH aqueous means that you have Na plus aqueous and OH minus aqueous. HCl aqueous means you have H plus aqueous plus Cl negative aqueous, and the product formed NaCl aqueous basically means you again have Na plus aqueous plus Cl negative aqueous and water. Water remains as H2O liquid. So what happens here is कि जो आपकी रिएक्शन है उसमें नेट रिएक्शन क्या हुई कि H प्लस और OH माइनस का कॉम्बिनेशन हुआ और इन्हें कंबाइन करके H2O लिक्विड बना लिया। Na प्लस तो पहले जैसा था, बाद में भी वैसा ही है। Cl माइनस पहले जैसा था, बाद में भी वैसा ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, उसमें नेट रिएक्शन हर बार यही होगी, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2। बाकी के जो आयंस हैं वो जैसे पहले होंगे रिएक्शन के, बाद में भी वैसे ही रहेंगे।
जैसे आपने मान लो KOH ले लिया होता तो इसकी जगह क्या आ जाता, K प्लस आ जाता, और HCl की जगह HBr ले लिया होता तो Cl नेगेटिव की जगह Br नेगेटिव आ जाता, और प्रोडक्ट में KBr बनता तो यहाँ K प्लस और यहाँ Br नेगेटिव, तो K प्लस वैसा का वैसा, Br नेगेटिव वैसा का वैसा, नेट रिएक्शन क्या हुई, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग यू H2। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेल्टा H आना है वो इस रिएक्शन का डेल्टा H है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस एक्वस विद OH माइनस एक्वस टू गिव यू H2 लिक्विड। बाकी के आयंस रिएक्शन के पहले भी आयनिक फॉर्म में थे एक्वस फॉर्म में, रिएक्शन के बाद भी आयनिक फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसोसिएटेड ही रहते हैं। वीक एसिड हुआ अगर तो क्या वो पूरा टूटा हुआ रहेगा क्या पहले, नहीं रहेगा। तो यहां तक की बात समझ में आई, फिर वीक एसिड वाली बात भी बताता हूं मैं, है ना। तो वीक एसिड वाली बात भी मैं लिखवा दूंगा, पहले समझा देता हूं। तो एक काम करो, इसके नीचे लिख लो, therefore H plus aqueous plus OH minus aqueous giving you H2O liquid, delta H is equals to minus 13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप इसको पर मोल भी लिख सकते हो क्योंकि H प्लस कैन फैक्टर भी 1 है और OH माइनस कैन फैक्टर भी 1 है, और माइनस 13.6 किलो कैलोरीज पर मोल। H प्लस के इक्विवेलेंट और मोल्स बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में एन फैक्टर का फर्क होता है, आपको याद हो तो एक रिलेशन पढ़ाई थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर 1 है तो मोल्स और इक्विवेलेंट बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल। दिस इज पर मोल ऑफ H प्लस या पर मोल ऑफ OH माइनस। हाँ, माइनस 13.6 यही रहेगा ना बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, दैट इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ H प्लस प्लस OH माइनस टू गिव यू H2O, है ना। ये कहाँ से आया, ये तो बेटा रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से लोगों ने निकाल के देखा ना कितनी एनर्जी निकलती है, कि -13.6 निकलती है। ये तो एक्सपेरिमेंट से लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। ये तो हमको बता दिया गया है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराओगे तो डेल्टा H इतना आता है। ऑल राइट। अब अगर वीक एसिड हुआ तो उसमें क्या होगा कि वीक एसिड को तोड़ना पड़ेगा पहले, जैसे मान लो यहाँ CH3COH होता तो वो पूरा डिसोसिएटेड नहीं रहता, तो उसको तोड़ना पड़ता है CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस में, इसके बाद H प्लस प्लस OH माइनस मिलके पानी देते हैं, तो इसमें यहाँ तो 13.6 एनर्जी रिलीज हो जाएगी माइनस H प्लस प्लस OH माइनस में, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा डेल्टा H आएगा, वो होगा डेल्टा H आयनाइजेशन। वीक एसिड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको डेल्टा H आयनाइजेशन कहेंगे। तो वीक एसिड या वीक बेस के केसेस में अपने को एक्स्ट्रा डेल्टा H एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको अपन कहते हैं डेल्टा H आयनाइजेशन। तो इसको मैं थ्योरी में प्रॉपर्ली लिखवा रहा हूँ, लेकिन बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसको लिख लेते हैं अपन, इसके नीचे लिखो, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, in case of weak acid and weak base, we need to give some energy, comma, we need to give some energy
to ionize them, to ionize them, and therefore net enthalpy of neutralization and therefore net enthalpy of neutralization will be less than minus या will be इसको एक काम करो will be less in case of ऐसा कर दो less in case of weak acid and weak base. Full stop. Delta H neutralization is equal to minus 13.6 kilocalories per equivalent plus delta H ionization of weak acid plus delta H ionization of weak base. तो जो नेट डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आता है उसमें आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस ऐड करना पड़ता है। ये आपकी नेट रिएक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड में कम आएगा बेटा। मैग्नीट्यूड में साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेट मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। है ना, लिखो क्वेश्चन। The heat of neutralization of HCl by NaOH the heat of neutralization of HCl by NaOH is minus 55.9 kilojoules per mole, comma, if heat of neutralization of HCN by NaOH is minus 43.8 kilojoule per mole, then the energy of dissociation या the enthalpy of dissociation कर दो उसको, the enthalpy of dissociation for HCN will be how much? बताओ। नॉट अ टफ क्वेश्चन, तो आंसर ज्यादातर लोगों के आने चाहिए। करो सॉल्व करके बताओ।
अक्षत, ठीक है बेटा। अक्षत एक सेकंड, साइन के साथ बताना सही है ना? स्वानी ठीक है, आयुष गड़बड़ है, पीयूष -55.9 कैसे हुआ? ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिए, तुम्हारी हेल्प कर दी ना ये तो, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तुम्हें वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, दे हैव गिवन इट फॉर योर हेल्प, कि आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और किलो जूल में दे रखी है ना? अब तुम 13.6 से 55 कैसे हुआ ये पूछ रहे हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, वो किलो कैलोरीज में, ये किलो जूल में है। अक्षर ठीक है, कैवल्य अप्रोक्सीमेटली ठीक है, हाँ ठीक है। तो भाई आपको बोला है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन दे दिया, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का वैल्यू दे दिया, आपको याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, राइट? तो आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट अंदाजा होना चाहिए कि इसके आसपास होती है। उनने दे दिया अपने को कि भाई इतना है, और आपसे पूछ लिया कि HCN का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो आपको ये पता है कि भाई डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब लिख रहा हूँ, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड आएगा, है ना? वीक एसिड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका लिखने की जरूरत ही नहीं है, वीक बेस होता तो वो करते, वैल्यू पुट इन कर दो बस। तो यहाँ वैल्यू दे रखिए -43.8 इज इक्वल टू -55.9 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCN। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, जो काफी लोगों ने निकाल लिया है, प्लस 12 पॉइंट कितना, 1, बिल्कुल प्लस 12.1, और यूनिट किलो जूल पर मोल है, बिकॉज द डेटा वाज गिवन इन किलो जूल्स। कैलोरीज में होता या किलो कैलोरीज में होता तो उसमें आंसर लिख देते हम, ठीक है? ऐसे ही आएगा आंसर। एक क्वेश्चन और करें, वन मोर क्वेश्चन, फिर अपन अगली एंथैल्पी पर आगे बढ़ते हैं। अक्षत बेटा देखो, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस अलग होंगी तो हो जाएगा, बट तुम समझो ना, ये वैल्यू कितनी अलग है, 55.9, अपने अपन ने कितनी लिखी थी, 57.1। अब वो तुम देखोगे तो कन्वर्जन फैक्टर में जूल को तुम 4.2 से कन्वर्ट करते हो, जैसे 13.6 इंटू 4.2 कर दोगे तो ये वैल्यू आती है। लेकिन कन्वर्जन फैक्टर अगर 4.18 ले लो तो क्या होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर अगर तुमने 4.18 ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 56.8। और मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस वेरी करेंगे तो डेफिनेटली वेरी होगी। ये वैल्यू अपन ने 25 और 1 ATM पे लिखी है, बट हमने कहा था क्लोज टू दिस, तो तुमको ये वैल्यू एकदम रटने की जरूरत नहीं कि नहीं 13.6 ही होगा, कभी 13.5 भी दिया हो सकता है, या कभी 13.7 भी दिया हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट इसके आसपास वैल्यू होती है तो फिर इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो इसलिए तुमको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं, हमने क्वेश्चन में इसलिए तुमको डेटा दे दिया है कि भाई अगर इतना है न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी तो आंसर बता दो। बात समझ आ रही है? और ये बात सही है कि प्रेशर टेम्परेचर बदलेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी अलग अलग आएगी, बिल्कुल सही बात है ये, कि अगर टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो वैल्यू थोड़ी अलग अलग आएगी ही आएगी। तो किस टेम्परेचर प्रेशर पे वो डेटा भी दिया नहीं है,
उस वजह से भी अलग हो सकता है। तो दोनों रीजन हो सकते हैं। अगला सवाल लिखो। इन द फॉलोइंग केसेस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, calculate enthalpy change for the reactions of number 1, 50 ml of 0.1 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 molar NaOH. Second, 50 ml of 0.1 molar H2SO4 plus 50 ml of 0.1 molar CaOH whole twice. And third, 50 ml of 0.1 molar CH3COOH with 40 ml of 0.1 molar NaOH, given delta H ionization for CH3COOH is equal to 1 kilocalories per equivalent, and delta H neutralization of strong acid plus strong base is minus 13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ये दो डेटा आपको दिए हुए हैं। तो इन डेटा की मदद से आपको इन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। तो बताओ भाई, पहले वाले के लिए बताओ कितनी आ रही है। नहीं सुहानी, गलत है। अक्षत, पर इक्विवेलेंट में तो आएगा नहीं ना, तुमको तो डेटा दे दिया है कितने इक्विवेलेंट है, तो पर इक्विवेलेंट तो वैसे ही डेटा दे रखा है बेटा, -13.6 हो तो पर इक्विवेलेंट है ही है। तो पर मोल थोड़ी निकालनी है तुमको, तो इसके लिए निकालनी है। पर किलो जूल में कैसे आएगा, किलो कैलोरीज में दे रखा है सब कुछ, और नंबर्स भी सबके गलत आए हैं, गलत है नंबर्स। रुक जाओ, मैं एक समझा देता हूँ, गड़बड़ कर रहे हैं सब लोग, एक मुझे बताना ही पड़ेगा, उसके बाद सब लोग सही करेंगे। रुको रुको, सब लोग रुको। जल्दबाजी करते हैं ना, ढंग से नहीं लिखते तो सिली मिस्टेक करते हैं, फिर कहते हैं अरे सर सिली मिस्टेक हो गई। सुनना इधर, जरा रुक जाओ, सब रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, लिसन हियर। स्टॉप राइटिंग, किसी का भी आंसर सही नहीं है, इधर देखो सब। तो हमें रिएक्शन लिखनी है H2SO4 और NaOH की। तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, इधर कॉन्सेंट्रेशन इसकी है 0.1 मोलर, इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। नॉर्मेलिटी अगर लिखोगे तो ये 0.2 नॉर्मल और ये 0.1 नॉर्मल आएगा, ये समझ में आता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी दे देता है। वो वैसे भी कर सकता था कि मैं मोलारिटी निकाल लेता और फिर मोल्स निकाल के उससे इक्विवेलेंस निकाल लेता, मैंने नॉर्मेलिटी पहले निकाल ली। वॉल्यूम दे रखी है 50 ml और 50 ml, देयरफॉर मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे,
यहाँ आएंगे 10 और यहाँ आएंगे 5। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से इक्विवेलेंट आते हैं, तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में ले लोगे तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन कितने मिली इक्विवेलेंट का हो रहा है, 10 का के 5 का, ये बताओ पहले तो तुम। जवाब तो सबने दे दिए 10-10 के हिसाब से। 5 का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, तो ये तो 5 बच जाएगा, ये भी 5 बच जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा, तो न्यूट्रलाइजेशन किसका हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन इज 5 मिली इक्विवेलेंट्स। So therefore, delta H is equals to delta H neutralization into number of equivalents. 5 मिली equivalent is 5 into 10 to the power minus 3 equivalents. हाँ सॉरी, NaOH तो जीरो बचेगा, सही बात है, NaOH जीरो बचेगा। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन था -13.6 into 1000 calories per equivalent multiplied by 5 into 10 to the power minus 3 equivalents। तो ये 1000 और 10 to the power minus 3 कैंसिल हो गया। देयरफॉर डेल्टा एच कितना आ रहा है भाई, अब मल्टीप्लाई करके बताना जरा, कितना आएगा। -68 कैलोरीज आएगा, किलो कैलोरीज नहीं आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके थे, और पर इक्विवेलेंट भी नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया था। तो पहले तो तुम्हें पता करना पड़ेगा ना कि न्यूट्रलाइजेशन कितने इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स का हो रहा है, तब तो जवाब दोगे। बिना इसके कैसे जवाब दोगे। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट का है, उसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब ओवरऑल डेल्टा एच आएगा रिएक्शन का। तो तुमसे ओवरऑल डेल्टा एच पूछा था इस डेटा के लिए, पर मोल पर इक्विवेलेंट पूछते तो पर मोल पर इक्विवेलेंट तो यही आंसर आ जाता ना, -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। ये तो इतना ही रहेगा जब इसको 1 कर दिया तुमने फिक्स। तो आ रही है बात समझ। हाँ, तो अभी अच्छे से तरीके से लिखना और अगले वाले का जवाब दो। वैसे तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा इसका डायरेक्टली यहीं से, बट तरीके से लिख के सवाल करना है और फिर जवाब देना है, ठीक है। लिख लो जल्दी से, अगले वाले को मैं कम डिटेल में लिखूंगा। आंसर तो तुम्हें यहीं से दिख जाएगा वैसे। हाँ अक्षर ठीक है, ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आया। दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ भाई। -136 कैलोरीज आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी आप अगले का रिएक्शन लिखोगे तो H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस है, एन फैक्टर दो दो मिली मोल्स लिखोगे तो मिली मोल्स आप क्या आएंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो कितनी दे रखी है मोलारिटी और वॉल्यूम, 50 × 0.1 और 50 × 0.1, तो 5-5 मिली मोल्स आ रहे हैं दोनों के, 5 और 5। तो मिली इक्विवेलेंट हो गए 10 और 10, या ग्राम इक्विवेलेंट हो गए 1/1000, 0.01 और 0.01। ये प्रोडक्ट बना देगा CaSO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कितने का कराया अपन ने, 10 मिली इक्विवेलेंट का या 0.01 इक्विवेलेंट का। देयरफॉर डेल्टा एच इज -13.6 into 10 to the power 3 calories per equivalent
इंटू 0.01 इक्वलेंट, वैसे तो यहीं से दिख जाना चाहिए कि 5 मिली इक्वलेंट के 10 मिली इक्वलेंट होगा तो नंबर सीधे डबल हो जाएगा, है ना। वो दिख तो गया ही होगा वहां से। नहीं अक्षर, थर्ड का गड़बड़ है ना, बट मैं प्रॉपर लिख देता हूँ आंसर। देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारा -136 कैलोरीज। ठीक बात है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में तुमको डेल्टा एच निकालना पड़ेगा और उसमें न्यूट्रलाइजेशन भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्ट, किस किस का रिएक्शन करा रहे हो तुम? CH3COH और किसका था? NaOH का था। अब मैं डायरेक्ट मिली इक्विवेलेंट लिख दूं, सारा डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। तो CH3COH के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं भाई? 5 या कुछ और? 5 हैं, कुछ और है? कोई तो जवाब दे दे। एक पीयूष का आया बस, हाँ ठीक है, 5। NaOH के कितने? 4। तो जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो 4 मिली इक्विवेलेंट का ही होगा, विच इज 4 × 10⁻³ इक्विवेलेंट। अच्छा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है उसको क्या मैं -13.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते, है ना। -13.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ CH3COH भी डालना पड़ेगा बच्चों। ये पर इक्विवेलेंट वाला है, दिस इज पर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट आएगा -13.6 +1 ही थी ना, डेटा 1 दिया था तुम्हें सवाल में, 1 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो +1 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट विच इज -12.6 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट। देयरफॉर डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो आएगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गया -12.6 किलो कैलोरीज को 1000 कैलोरीज पर इक्विवेलेंट इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज 4 × 10⁻³ इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई करके डेल्टा एच रिएक्शन कितना आया बताओ? ठीक है, पुष्कर, आसिम, ठीक है। और लोगों के भी जवाब चाहिए भाई, विद साइन चाहिए, और मल्टीप्लाई करके बताओ। सही है सुहानी। और केवल ठीक है। अक्षत 0.5 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर सही से। को कैलकुलेशन मिस्टेक है, करो जल्दी सही। ठीक है, समर्थ पर शेषोदरा सही है। तो ये 1000 से 10⁻³ कट गया। 12.6 × 4 should give you 50.4 calories. This should be your answer. ओम ठीक है, निर्भय सही है, पर्व सही है, पीयूष इतना ही आया था। इतना ही आना चाहिए। लिखा सबने? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में काफी बातें कर ली हमने, और आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ। क्वेश्चंस भी कर लिए, वेराइटी भी।
बस एक मिली इक्विवेलेंट जो बचा है वो डिसोसिएट नहीं करेगा बेटा। देख, जितना रिएक्ट कराना है उतना ही डिसोसिएट कराएगा ना तू। बाकी क्यों डिसोसिएट होगा जब उसको कुछ करना ही नहीं है आगे जाके, तो वो क्यों डिसोसिएट होगा? भाई जितने को रिएक्ट करना है उतने को डिसोसिएट होना पड़ेगा ना। वो टूट ही इसलिए रहा है कि वो जाके रिएक्ट कर जाए। बाकी कितना टूटा हुआ रहेगा अगर वो भी पता करना हो तो वो पता कर सकते हैं। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको के सी दे रखा हो CH3COH का, तो तुम ये पता कर सकते हो कि सर अपने आप एक मिली इक्विवेलेंट में से कितना टूटा हुआ रहेगा वो इक्विलिब्रियम से आएगा। उसके लिए केसी चाहिए, तो उसका तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा था। ठीक है, हमको न्यूट्रलाइजेशन के लिए जितना चाहिए उतना न्यूट्रलाइजेशन में रोल प्ले करेगा, बाकी का रोल प्ले यहाँ पे नहीं है। चलें आगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट कितने हो गए थे? तीन हो गए थे ना एंथैल्पीज, फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, उसमें लिखो when 1 mole of an unsaturated hydrocarbon, when 1 mole of an unsaturated hydrocarbon reacts with required moles of hydrogen, reacts with required moles of hydrogen to become saturated, comma, the enthalpy change involved is known as enthalpy of hydrogenation. Is known as enthalpy of hydrogenation. अब मैं इसमें एग्जाम्पल की जगह तुम्हें सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेफिनेशन की मदद से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक मोल सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंबल डेल्टा एच सब्सक्रिप्ट में हाइड्रोजनेशन लिख सकते हैं, बट वो लिखते नहीं है क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो मोस्टली सिंबल्स अपने पास फॉर्मेशन कंबशन के लिए HC और HF होते हैं। बाकी फिर सब्सक्रिप्ट में तो वर्ड्स ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो। मैं ये कह रहा था कि एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक मोल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं विद द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी चाहिए हों, तो जो डेल्टा एच होता है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो सवाल ये है, डिक्टेट करूं? लिखो, एट 1 atm and 25 डिग्री सेल्सियस, at 1 atm and 25 degree Celsius, which of the following reactions, which of the following reactions represents enthalpy of hydrogenation?
Your options are A, B, C. तो रिएक्शन स्क्रीन पे से देख लेना, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। और डी। ठीक है सोहानी, पुष्कर ठीक है। अरे इतनी जल्दी जल्दी आंसर्स। आरुष गड़बड़ है बेटा। वैभव ठीक है, अक्षत ठीक है, यशोधरा ठीक है, पीयूष इज राइट, आरुष अभी ठीक है, वैभव, पर्व ठीक है, पीयूष ठीक है, आसिम सही है। हाँ, ऑर्गेनिक की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह सकते हो। अर्नब बेटा नहीं नहीं, चारों नहीं होंगे यार। देखो, बात सुनो, पहले वाले में आपने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया और कंप्लीटली सैचुरेटेड प्रोडक्ट है पहला वाला। हाँ या ना? है ना? तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये रिएक्शन की एंथैल्पी को कह सकते हैं। तो आरुष कैसी बात कर रहे हो, रिंग को अनसैचुरेटेड कहते हो क्या तुम? इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कहते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है, डीयू इज समथिंग एल्स, वो बात अलग है। बट you call this as a saturated compound. Saturated means which has only single bonds. ठीक है? तो सेकंड वाले में प्रोडक्ट आपका सैचुरेटेड बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो इसलिए सेकंड रिएक्शन आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं देगी। थर्ड में क्या सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है? सारे डबल बॉन्ड हट रहे हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो थर्ड इज सैचुरेटेड। फोर्थ सैचुरेटेड है क्या प्रोडक्ट में? नहीं है, तो फोर्थ विल नॉट गिव यू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है? तो एग्जाम्पल्स ना लिखवा के मैंने आपको रिएक्शंस से एक क्वेश्चन दे दिया, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि किस टाइप की रिएक्शंस को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जा सकता है, जहां अनसैचुरेटेड कंपाउंड से कंप्लीटली सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल रहा हो। उसके लिए H2 के मोल्स कितने भी हो सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। H2 के मोल्स जितने भी रिक्वायर्ड हो उतने आप ऐड कर दो। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन और फिर हम लोग अगली एंथैल्पी पे जाएंगे। लिखो एक क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। The enthalpy of combustion of cyclohexane. The enthalpy of combustion of cyclohexane, comma, cyclohexene and H2 are respectively minus 3920, minus 3800, and minus 241 kilojoule per mole respectively.
रिस्पेक्टिवली तो लिख दिया तुमने, तो पर मोल फुल स्टॉप are respectively -3920, -3800 and -241 kilojoule per mole full stop. Then the heat of hydrogenation of, then the heat of hydrogenation of cyclohexene will be, your options are A -121 kilojoule per mole, B 121 kilojoule per mole, C -242 kilojoule per mole, या फिर D +242 किलोजूल पर मोल। क्या आएगा आंसर? वैसे तो रिएक्शन तुम्हें खुद लिखनी चाहिए, बट फिर भी एज अ हेल्प मैं रिएक्शन लिख देता हूं जिसका डेल्टा एच तुम्हें पता करना है। तो साइक्लोहेक्सीन प्लस H2 गिविंग यू साइक्लोहेक्सेन, इसका डेल्टा एच तुम्हें बताना है। सोहानी केवल्य ठीक है, स्पर्श ठीक है, आरुष ठीक है, अर्णव ठीक है, वैभव गड़बड़ है बेटा। तो निकालना तो डेल्टा एच इसका है, डेल्टा एच रिएक्शन, लेकिन कंबशन की वैल्यूज दे रखी हैं। तो क्या सिखाया था आपको कंबशन के लिए? डेल्टा एच रिएक्शन इज समेशन डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस ये याद होना चाहिए। रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये दे देगा आपको। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है आपके पास? साइक्लोहेक्सीन और H2। तो साइक्लोहेक्सीन इज -3800 एंड H2 इज -241। ये दोनों डेटा हेक्सीन और H2 के लिए हैं। तो -3800 प्लस माइनस -241 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी -3920 है। तो -3920 किस यूनिट में है? किलो जूल में है। मोल से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो किलो जूल्स। Therefore delta H is equals to -1404 माइनस माइनस +3920। तो डेल्टा एच कितना आएगा? -121 किलो जूल पर मोल, -121 किलो जूल पर मोल ऑफ साइक्लोहेक्सीन। एक मोल साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, लगती नहीं है सॉरी, निकलती है। -121 है, तो इतनी 121 किलो जूल एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये समझ में आया? आरुष नहीं यार, मुश्किल है, 4 पेजेस में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिल्कुल ये वाली, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखा आप लोगों ने? इसके बाद नेक्स्ट, तो ये फोर्थ था एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट फिफ्थ इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। फिफ्थ इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं। केवल कितनी एंथैल्पीज है? वैसे तो बहुत सारी होती हैं। है ना, बट मैं तुमको बहुत सारी लिखवाने
के प्लान में नहीं हूँ. व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि एक ट्रांजिशन हो जाए, एक हाइड्रेशन हो जाए, तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और इसके बाद हम बॉन्ड एनर्जीज पे आ जाएंगे, वो ज़्यादा काम की हैं. तो ये बीच में कुछ बातें जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई ऐसी बहुत सारी एंथैल्पीज हो सकती हैं, इनको डिफाइन कैसे करते हैं वो है. फिर वील कम टू बॉन्ड एनर्जीज, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी. तो वील ट्राई टू डू दीज इन आवर लेक्चर्स. बाकी होती और भी हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी होती है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन भी होती है, तो बनने को तो बहुत सारी होती हैं. सारी हम लिखेंगे नहीं, बाकी आपको मैं रीड करने को दे दूंगा, है ना. आई विल गिव यू सम थिंग्स टू जस्ट रीड, जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ बातें अलग से नहीं होती हैं, नई नहीं होती हैं, तो रिपीटेटिव बातों को अपन लिखेंगे नहीं. ठीक है. ओके. एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन लिखो बच्चों. द हीट चेंज विच occurs when the heat change which occurs when 1 mole of an allotrope of the element 1 mole of an allotrope of the element is converted into another allotrope. तो 1 मोल एलोट्रोप को जब किसी और एलोट्रोप में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक ही एलिमेंट के, तो जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं. इसका मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, इसका मैं सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको. आई गेस इतनी एंथैल्पी लिखने के बाद आप रिएक्शन तो लिख ही लोगे, लिख लोगे ना भाई, अगर इसकी रिएक्शन लिखने को कोई बोले तो. ठीक है, तो लिखो सवाल. एंथैल्पी चेंज ऑन कंबशन ऑफ enthalpy change on combustion of 24 grams of graphite and 36 grams of diamond is found to be minus 200 kilojoule and minus 450 kilojoule respectively, comma, then calculate the enthalpy of transition from graphite to डायमंड. ग्रेफाइट से डायमंड की एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन आपको कैलकुलेट करनी है, और ये डेटा आपको दे रखा है. पर डायरेक्टली 250 नहीं. मुझे बताओ, क्या ये एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन कह सकते हो क्या तुम इनको? क्या इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना. ये इसने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट, तो मैं इसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट नहीं बोल सकता डायरेक्टली.
इससे निकालनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, है ना? तो निकालो भाई। तो तुमको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है? फॉर 24 ग्राम्स ग्रेफाइट या 2 मोल ग्रेफाइट, डेल्टा एच is -200 kilojoules. This is combustion. Therefore, delta H combustion of graphite अगर कोई बोले तो उसको हम लिख सकते हैं -100 kilojoules/mol डेल्टा एच टी, है ना? Similarly, if for 36 grams of diamond combustion, delta H is माइनस कितना है? 450 kilojoules. Therefore, delta H combustion of diamond will be -150 kilojoule/mol. यही आएगा। आंसर्स काफी लोगों ने दिए हैं और कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं, तो भी मैं आंसर निकाल देता हूं, आप चेक कर लेना। बट यहां तक जो लिखा है ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये तो गिवन हुआ, है ना? गिवन और उससे हमने डिड्यूस कर लिया। हमको चाहिए क्या? वी नीड डेल्टा एच रिएक्शन फॉर, किस रिएक्शन के लिए? कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, इस रिएक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि आपको बोला है कि, आपको ये बोला है कि फाइंड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रेफाइट टू डायमंड। तो आपने डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता है कि 1 मोल ग्रेफाइट को 1 मोल डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेल्टा एच को कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन से एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन कैसे लिखते थे? देयरफॉर डेल्टा एच रिएक्शन इज enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product, which is -100 -150. तो delta H reaction is +50 kilojoule/mole of graphite आ जाएगा भाई, हाँ या ना? बच्चों आंसर यही आएगा, ठीक है? तो अब तो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल, मतलब थोड़ा एक्सपर्ट टाइप की फीलिंग आने लगी होगी कि हाँ, आप तो लिख लेते हैं सर समझ के, तो समझ में आ जाता है कि क्या मतलब कहना चाह रहा है सवाल और रिएक्शन कैसे लिखनी है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस वाज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, लिखा सबने? तो बिफोर वी मूव ऑन टू बॉन्ड एंथैल्पीज, एक एंथैल्पी और लिख लेते हैं। लिख लो लिख लो, एक एंथैल्पी और लिख लेते हैं, enthalpy of hydration, then we'll move ahead to bond enthalpies. Written by everyone? पीयूष, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, तुम क्या कह रहे हो उसको, है ना? चलो, तो ये फिफ्थ था अपना, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। सिक्स, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम की एक चीज पढ़ी होगी आपने पहले, याद है? जैसे Na2CO3 डॉट 10H2O होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो होगा क्या कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अलग अलग एंथैल्पीज ऑफ, सॉरी एंथैल्पी वाटर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे। उन कंपाउंड्स में से कुछ कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए, खासकर वो कंपाउंड जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम अभी बात करेंगे। एग्जॉस्टिव लिस्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते रहोगे धीरे धीरे, ठीक है? तो बट उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जो एंथैल्पी रिलेटेड होती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है ना? उसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। हाँ, पेंटाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट अलग अलग होते हैं। तो वो कंपाउंड्स तो धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप वहाँ कर लेना। बट उनसे रिलेटेड जो एंथैल्पीज हैं वो कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे कही जाती हैं, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अंदर the heat change which occurs when the heat change which occurs when 1 mole of anhydrous, when 1 mole of anhydrous or partially hydrated, when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt reacts with the required number of water molecules with the required number of water molecules to become completely hydrated is known as enthalpy of hydration। तो दीदी एनहाइड्रस सॉल्ट जरूरी नहीं कि एनहाइड्रस ही हो, एनहाइड्रस हो सकता है या पार्शियली हाइड्रेटेड हो। तो उसमें सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन ना हो या बिल्कुल ही वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन ना हो, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ऐसे कंपाउंड्स को जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करके उसको जब कंप्लीटली हाइड्रेटेड बना देते हैं, तो उस केस में जो डेल्टा एच होता है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन कहते हैं। इसका भी मैं आपको क्वेश्चन ही करवा देता हूँ डायरेक्ट, एग्जाम्पल लिखवाने की जगह। क्वेश्चन लिखो, which of the given reactions represent, which of the given reactions represent enthalpy of hydration केवल ये पता कैसे चलेगा कि मॉलिक्यूल को कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहिए? तुम्हें याद करने पड़ेंगे आगे चल के। कुछ कुछ कंपाउंड, सारे नहीं, दुनिया में सारे जितने कंपाउंड्स उतने नहीं, बट कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो लिमिटेड ही है, बट वो सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो जो जो एनसीईआरटी में आएंगे इनऑर्गेनिक में, वो तो याद होने ही चाहिए। लिस्ट नहीं है एनसीईआरटी में, ऐसा ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने एक लिस्ट दे दी कि बेटा ये याद कर लो। एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें तुम्हें मिलेंगे, है ना? तो वो धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आते रहेंगे। ऐसा लिस्ट टाइप की नहीं है कि बैठ के रट ली अपन ने, आ जाएगा। वो ज्यादा फेमस कंपाउंड्स ही हैं, वो पता होने चाहिए। विच ऑफ द गिवन रिएक्शंस, जो समझा रहे हैं वो नहीं, बाकी चीजों की टेंशन पहले हो जाती है।
कि सर लिस्ट कहाँ है, कैसे मिलेगी, पहले समझ तो लो, क्वेश्चन तो कर लो। Which of the given reactions represent enthalpy of hydration at 1 atm and 25 डिग्री सेल्सियस? सही बात है, पर अगर लिस्ट बनानी है तो खुद को बनानी पड़ेगी, मतलब कुछ तो मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। नंबर 1, CuSO4 solid plus 5H2O liquid giving you CuSO4 dot 5H2O solid. Second, MgSO4 dot 2H2O solid plus 4H2O liquid giving you MgSO4 dot 6H2O solid. Or third, Na2CO3 dot 2H2O solid plus 8H2O liquid giving you Na2CO3 dot 10H2O solid. तो लिस्ट में से तीन तो मैं तुम्हें बता दूंगा इस एग्जाम्पल में, बाकी के तुम देख लेना जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो भाई CuSO4 कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है मैक्सिमम? 5 है ना। तो पहला वाला तो है 5H2O बना रहा है 1 मोल। और MgSO4 का किसी को याद है क्या कितने रखता है? आसिम 7 सही है, वैभव 7 सही है, बिल्कुल MgSO4 डॉट 7H2O मैक्सिमम होता है। तो क्या सेकेंड रिएक्शन आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, रीजन लिख लेना, साइड में लिख लेना। इट कैन हैव मैक्सिमम 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो MgSO4 डॉट 7H2 की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। MgSO4 डॉट 7H2, ठीक है। फिर थर्ड Na2CO3 डॉट H2O डॉट 2H2O, ये 10 तक एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये भी आपको वाटर एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे देगा। सॉरी, क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दे देगा। थर्ड इज वॉशिंग सोडा, बिल्कुल सही बात है। दिस गिव्स यू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लिखा भाई सब लोगों ने? ठीक है, तो एंथैल्पीज इतनी लिखवा रहा हूँ मैं अभी, बाकी और भी हैं, बट आई थिंक दीज आर गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेसिक एंथैल्पीज। बाकी की डेफिनेशंस एक बार रीड कर लेना है, बता दूंगा कौन कौन सी रीड करना है। तो सिमिलर ही होती है, बस वो डेफिने 1 मोल कुछ और कंडीशन पे आ जाती है बस, ठीक है। अगली हेडिंग जो तुमको लिखनी है, सेवेंथ, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज तो नहीं है ये, तो सेवेंथ नहीं लिखते, इसको इंडिपेंडेंट हेडिंग लिखते हैं। इसको लिखो तुम नेक्स्ट हेडिंग, बॉन्ड एंथैल्पीज। Don't number it as 7. Write it as a fresh heading. Bond enthalpies in bracket. वैसे तो एप्सिलॉन ऐसे होता है, मैं इसको ऐसे बना दिया करूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पीज। हाँ रुष। चलो तो इसके अंदर लिखें अपन। ठीक है, लिखो भाई। It is defined as the heat required. It is defined as the heat
required to break a particular type of bond to break a particular type of bond into नहीं एक सेकेंड to break a particular type of bond in a gaseous compound in a gaseous compound to either into gaseous atoms or into free radicals or into free radicals एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़कर इंडिविजुअल एटम्स में या फ्री रेडिकल्स में बनाने में जो एनर्जी लगती है, और यहाँ रिक्वायर्ड इसलिए लिखा है कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, जब भी आप बॉन्ड तोड़ोगे एनर्जी विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, रिलीज नहीं होगी, तो उसको अपन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लिखा यहां तक। तो ये थोड़ा मेरे को समझाना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स करवाने पड़ेंगे, तो ये चीजें मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर की बिगनिंग में करवाता हूँ। आज की थ्योरी को यहाँ पर रोक लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, बिकॉज बॉन्ड एनर्जीज नीड सम time to explain, and we'll have to solve at least a couple of examples. ठीक है।